हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ में एएस नंबर 26 एडवांस अकाउंट सीए आईपीसीसी सेकेंड ग्रुप का आज करने के लिए आया हूं, जो कि एएस 26 इंटेंजिबल असेट्स के लिए है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। तो मैं आपके साथ में इनटेंजिबल असेट्स का ये टॉपिक एएस नंबर 26 आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनटेंजिबल है क्या? इनटेंजिबल असेट्स क्या है? मेरे पास नॉर्मली कोई भी असेट्स है, मैंने असेट्स को दो कैटेगरी में तोड़ दिया, एक करंट असेट्स और एक मेरे पास नॉन करंट असेट्स। अब इसके अंदर मैं बात करूं, जो मेरे पास नॉन करंट असेट्स है उसको मैंने फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक टेंजिबल असेट्स में आएगा और एक आपका इंटेंजिबल, जो कि फिक्स असेट्स के पार्ट होते हैं। लेकिन आज की तारीख में फिक्स असेट्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसकी जगह पे हम पीपीई वर्ड यूज करते हैं। पीपीई का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम उसको बोल के चलते हैं। तो पीपीई के में ही हमने असेट्स को कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है कि आपका कोई भी ऐसी असेट्स जिसका फिजिकल सब्सटेंस हो, उसको मैं टेंजिबल असेट्स बोल के चलूंगा। इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगा, जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, ऐसी असेट्स को मैं इनटेंजिबल असेट्स बोल के चलता हूं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ ये सीखना है कि इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यूएशन, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हम इस लेक्चर में आपके साथ में कंटिन्यू करते हैं। इनटेंजिबल असेट्स के लिए आज की तारीख में इंड एएस भी बन चुका है, जो कि इंड एएस नंबर 38 है, जो आपको इसके बारे में चर्चा करता है। इंड एएस है क्या? कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपके एएस है उनकी जगह पे आज की तारीख में कॉरस्पॉन्डिंग इंड एएस आने लग रहे हैं सब चीज के। जैसे आपके पास फिक्स असेट्स थी, तो फिक्स असेट्स का भी इंड एएस आ चुका है। फिक्स असेट्स का आपके पास एएस होता था, 10 एएस नंबर होता था, उसकी जगह पे इंड एएस नंबर 16 आ गया, जो कि पीपीई के बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है। ऐसे ही सेम एएस नंबर 26 टेंजिबल इनटेंजिबल असेट्स के लिए बात करता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंड एएस भी आ गया, जिसका नाम क्या है? इंड एएस नंबर 38 है। तो मैं आपके साथ में इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मीनिंग क्या है। तो हेडिंग डालोगे एएस नंबर 26, जो कि किसके लिए बात करता है? आपकी इनटेंजिबल असेट्स के लिए बात करेगा। ठीक है जी। और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग इंड एएस भी है, तो लिख दोगे इंड एएस नंबर, बोलोगे क्या है? 38 नंबर इंड एएस नंबर भी आपका। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला मीनिंग मेरा, इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स, तो आप लिखोगे इनटेंजिबल असेट्स, intangible assets क्या होती है? आर आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनेटरी assets without physical substance, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है जी, ये हमने बात करी। और क्या लिखोगे? सच एसेट्स आर हेल्ड, किस काम के लिए लिखी जाती है? हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, आपके पास सॉफ्टवेयर हो, उसके बाद पेटेंट्स,
गुडविल, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। तो ये मेरे पास इनटेंजिबल असेट्स होगी। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या पढ़ा हमने कि इनटेंजिबल असेट्स आर आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनेटरी असेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सच असेट्स आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। जैसे आपके सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट एटसेट्रा। तो ये मेरे पास क्या है, इनटेंजिबल असेट्स के लिए मैंने बात करी है। हमने दूसरे पॉइंट पढ़ना है इसका, लिखोगे वेन एवर एनी preliminary expenses advertisement suspense expenses is incurred, it should not be shown as intangible assets. As intangible assets. These are written off instantly in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात आपके किसने कही है, इसका पैराग्राफ नंबर 56 है, उसने ये बात कही है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ deferred revenue expenditure is not applicable। तो ध्यान से सुनिए, कहता है कि अगर कभी भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंसेस कभी इनकर्ड होंगे तो उसको आप इनटेंजिबल असेट्स ट्रीट नहीं करोगे, उसमें नहीं करना। आपने क्या करना, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर दो, रिटर्न ऑफ कर दोगे। ठीक है बात। तो क्या बताया कि अगर कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे जो खर्चे होंगे उन सब खर्चों को आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल के चलोगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो तो इन सब चीजों को क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिटर्न ऑफ कर दोगे, आप इनको यहां पर नहीं लिखोगे। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप इसका, intangible assets should be recognized in फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करोगे, इनटेंजिबल असेट्स को आप रिकॉग्नाइज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। आप इसको कब कब, कहता है इट्स कॉस्ट can be reliably measured, जिसकी कॉस्ट आप रिलायबली क्या कर सको, मेजर कर सको। एंड सेकंड कहता है इट्स बेनिफिट विल फ्लो टू एंटिटी in future।
ठीक है, कहता है इनटेंजिबल असेट्स को आप रिकॉग्नाइज करोगे, एक उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सको, और जिसके फ्यूचर में जाके एंटिटी को बेनिफिट मिलेंगे, उन सब चीजों को की वैल्यू को आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, मेरे 3 बातें मैंने बोल दी आपके साथ में अभी। अब मैं आगे 4th पॉइंट पे आता हूं अपने पे। 4th पॉइंट, intangible assets are recorded in tangible assets are recorded in books at cost पे। किस पे रिकॉर्ड करना आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको एट कॉस्ट पे आप उसको रिकॉर्ड करके चलोगे। ठीक है, अगर आपके पास 5th पॉइंट, वो 5th नहीं, इसके हम वैल्यू निकालते हैं। परचेज्ड इनटेंजिबल असेट्स आपके पास अगर है तो लिखोगे परचेज्ड इनटेंजिबल असेट्स तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, इसकी वैल्यू निकालोगे परचेज प्राइस नेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब कि डिस्काउंट अगर कोई है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है, तो नेट ऑफ डिस्काउंट करके आप इसको यहां लिख दोगे। अगर कभी डॉलर में है तो आप उसका पहले डॉलर के अंदर ट्रेड डिस्काउंट काट के जो वैल्यू आएगी फिर उसको आप यहां पर कन्वर्ट करोगे अपने INR के अंदर, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज जो कुछ आएगा, इसको टोटल कर दो आप, तो ये आपके पास लैंडेड प्राइस आ जाएगा कि आपके यहां पर कितने की लैंडेड प्राइस है, ये आपके पास ये निकल के आ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर टैक्सेस लगाओगे ऑन लैंडेड प्राइस, जो कुछ टैक्स लगेंगे वो टैक्स लगा दिया आपने यहां पर, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे ये। ठीक है जी, प्लस करो इसके अंदर एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन टाइटल। आप उसका टाइटल लेने के अंदर जो भी आपने खर्च करा, जैसे आपने कस्टम अथॉरिटी का कुछ पेमेंट करी है या कुछ भी किया है तो उसके बारे में। फिर आप उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ भी है तो फिर आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, तो टोटल करने के बाद जो कुछ आपके पास आएगा ये आपकी परचेज्ड प्राइस आ जाएगी, परचेज्ड इनटेंजिबल असेट्स आपके पास ये आ जाएगी। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? लो जी, सेकंड पॉइंट इसी का ही 4th पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट में लिखता हूं, मैंने परचेज्ड की इनटेंजिबल असेट्स निकाल चुका हूं। अब लिखोगे परचेज्ड एसेट्स obtained in exchange with other assets। अगर आपने किसी अदर असेट्स के साथ में उसको एक्सचेंज किया तो वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट्स विल बी, तो क्या वैल्यू निकलेगी उसकी? लिखोगे फेयर वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट्स ऑब्टेन्ड, जो उसकी फेयर वैल्यू है, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट्स गिवन, which are which is more clearly evident,
जो आपको क्लियरली एविडेंट हो आप उसको लोगे। यहां पर थर्ड पॉइंट, अगर आपने एक्सचेंज करी थी उसके लिए बात करी मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर, आपने कोई अपनी पुरानी असेट्स दी उसके बदले में आपने एक्सचेंज करा दी हो, उसके लिए मैं ये बात करी थी कि जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट्स या फिर इनटेंजिबल असेट्स की फेयर वैल्यू गिवन हो, इनमें से जो आपको मिल जाए मोर क्लियरली एविडेंट हो तो आप उसको यहां पर लेके चलोगे। थर्ड पॉइंट, सेल्फ जनरेटेड intangible assets। अगर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट्स है तो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो मैं इसको रेड बॉक्स के अंदर डाल देता हूं। ठीक है जी, ये मैंने रेड बॉक्स के अंदर डाल दिया। इंटेंजिबल असेट्स अगर सेल्फ जनरेटेड आपके पास हो, आपने खुद मेहनत करके बनाई हो, उसके लिए मैं बात करता हूं, तो लिखोगे expenses incurred during research phase is transferred to profit and loss account। में ट्रांसफर कर देना है। रिसर्च मीन्स गेनिंग नॉलेज फॉर intangible assets if research goes bad, that is without benefit, its expenses is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहता है, अगर मान लो आपने रिसर्च के दौरान कुछ खर्चे करते हो इनटेंजिबल असेट्स को बनाने के लिए, तो उन खर्चों को आप कहां पर लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिख दोगे। रिसर्च का मतलब यहां पर क्या है कि आपने इनटेंजिबल असेट्स को बनाने के लिए कोई भी नॉलेज गेन करते हो, वो रिसर्च बोलते हो आप उसको नॉर्मली। अगर इसके दौरान आपका क्या होया, रिसर्च आपकी गोज बैड, मतलब उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला, तो उसको आप उठा के ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मान लो आप क्या करते हो कि आप पेट्रोल ढूंढते हो, अब आपने पेट्रोल के लिए लगातार रिसर्च पे रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या कि आपने रिसर्च तो की लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला, तो उस खर्चे को आप उठा के कहां भेज दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप उसको चार्ज कर दोगे। क्लियर है बात? ये मेरा ए पॉइंट था। चलूं मैं आगे। अगर कॉपी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको ये भेज देंगे स्क्रीन यहां से। ये जितने भी हम लिखेंगे आज स्लाइड्स, ये सारे पेजेस आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको। बी पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड without expenses incurred during development phase is transferred to intangible assets अकाउंट में भेज दोगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहां पर? डेवलपमेंट मीन्स
application of knowledge, application of knowledge when it is certain. Intangible assets, intangible assets can be generated then it is called डेवलपमेंट फेज. अगर आपका कोई भी खर्चा डेवलपमेंट फेज के अंदर है तो उस खर्चे को आप इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू के अंदर ही आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करके चलोगे. डेवलपमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बोलोगे. अगर ऐसा कुछ इंटेंजिबल असेट्स आपको डेवलपमेंट फेज के अंदर मिलती है तो उसको मैं कहां पर लिखूंगा, इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू के अंदर मैं उसको रिकॉर्ड करके चलूंगा. एक नोट लिख दो. लिखोगे जी नोट में, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स cannot exceed PV of expected benefits. एक्सपेक्टेड बेनिफिट से ज्यादा की इसकी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू नहीं हो सकती है. ठीक है जी, ठीक है. तो ये हमारा किसके बारे में बात करी. अब अमोर्टाइजेशन के बारे में बात कर देते. हमारे वो कौन से कितने पॉइंट हुए थे सर, 4th पॉइंट हो गए थे. अब 5th पॉइंट लिखोगे, amortization of intangible assets. ठीक है जी. अमोर्टाइजेशन में तो लिखोगे intangible assets should be amortized. Intangible assets should be amortized करोगे in ratio of future economic benefits ठीक है जी, in ratio of future economic benefits if such ratio cannot be calculated. अगर आपको रेशियो नहीं मिलती है तो क्या करोगे, देन SLM यूजिंग लाइफ ऑफ 10 years. कितनी लेनी है आपने, 10 साल की लाइफ लेके आप उसको SLM मेथड से रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज आप उसको कर सकते हो. अगर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाए तो ये तो आपके लिए मस्ट बेटर है. लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, उसकी एसएलएम मेथड से, एसएलएम मेथड से आप उसकी लाइफ कितनी मान लोगे, 10 साल मान लोगे. लेकिन अगर मान लो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की कंडीशन के अंदर आप उसकी लाइफ 10 साल ना मानकर कितने मानोगे, सिर्फ 5 साल मानोगे. तो लिखोगे 5 years फॉर सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर की कंडीशन में आप कितना मानोगे, उसको 5 साल मानोगे. रेजिडुअल वैल्यू क्या माननी है आपने, उसकी नील माननी है. रेजिडुअल वैल्यू विल बी नील. ठीक है जी, नोट लिखोगे, लिखो नोट, इफ entity has not amortized intangible assets
in previous year, then revised book value, as per AS should be computed. Excess of actual book value over revised book value written off as prior period items. ठीक है जी. इफ एंटिटी हैज नॉट अमोर्टाइज इनटेंजिबल एसेट्स, अगर प्रीवियस ईयर में अमोर्टाइज नहीं किया आपने तो आप उसकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू लोगे एज पर एएस के हिसाब से आप उसकी लोगे. एक्सेस ऑफ द बुक वैल्यू ओवर रिवाइज्ड बुक वैल्यू रिटर्न ऑफ करोगे प्रायर पीरियड आइटम्स के हिसाब से. इसके अंदर एक नोट और भी लिखना आपने. लिखोगे इफ एंटिटी हैज पॉलिसी of amortization which is different than AS. अमोर्टाइज पॉलिसी है, एंटिटी के पास पॉलिसी है जो AS से डिफरेंट करती है, देन तो क्या करना आपने, देन डिफरेंस बिटवीन actual book value and revised book value should be adjusted against opening general reserve. ठीक है जी. अगर एंटिटी के पास जो एएस के अंदर वैल्यू मतलब एएस के हिसाब से अमोर्टाइजेशन पॉलिसी आपकी अलग है, तो उस कंडीशन के अंदर आप एक्चुअल बुक वैल्यू और रिवाइज बुक वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको आप अपने ओपनिंग जनरल रिजर्व से क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे. आपका AS 26 इतना ही था. मैं अभी आपको एक इसकी समरी बनवाता हूं ताकि आपको जितना कुछ मैंने अभी लिखा है आप उसको क्विक रिवीजन में 5 मिनट के अंदर सिर्फ आप रिवाइज कर सको. और मैं इसके साथ में अभी कुछ आपसे एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ में शेयर करता हूं. अभी मैंने आपके लिए AS नंबर 26 की एक समरी बनाई. समरी में देखो हमने 3 चीजें पढ़ी. इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था हमारा इनटेंजिबल असेट्स के बारे में. तो इनटेंजिबल असेट्स क्या थी कि असेट्स जो कि नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइएबल थी, जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं था, जो हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस थी. इसका रिकॉग्नाइजेशन जब करोगे तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड वो या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू द एंटिटी में. रिकॉर्ड हमने करनी थी, तो रिकॉर्ड के लिए हमने क्या बात करी थी, या तो परचेज पे होगी, एक्सचेंज कर सकते हो, या आप उसको सेल्फ जनरेटेड होगी. अगर आपने परचेज करी है तो परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, इसको जोड़ते थे लैंडेड प्राइस आते थे. उसके बाद प्रोफेशनल वैल्यूअर है, टाइटल वगैरह लेना है, ओनर के एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ो तो ये निकल के आ जाएगी. अगर आपने एक्सचेंज की है तो फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स या फिर फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन है, इनमें से जो आपके लिए मोर क्लियरली एविडेंट है वो लोगे.
अगर आपके पास सेल्फ जनरेटेड है तो रिसर्च एक्सपेंसेस आपने स्टार्टिंग फेज में करते हो तो उनको राइट ऑफ कर दोगे। डेवलपमेंट फेज पे अगर कुछ आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए तो उनको आप कैपिटलाइज कर दोगे इनटेंजिबल असेट्स के अंदर। अमोर्टाइजेशन करना है तो आपके पास फर्स्ट प्रेफरेंस है कि उसकी एक रेशियो बनाओ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, उसके हिसाब से करो। और सेकंड प्रेफरेंस क्या है, अगर मान लो रेशियो गिवन नहीं है तो आप उसकी लाइफ के हिसाब से, एसएलएम लाइफ के हिसाब से 10 साल लाइफ लोगे उसकी। अगर इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर तो आप क्या करोगे, उसकी लाइफ लोगे आप 5 साल ये लोगे। और ये यहां पर आपका AS26 का क्या होता है, एंड होता है। क्लियर? मैं अभी इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में करवाता हूं, फिर हम इसको बिल्कुल ही फिनिश कर देंगे आज। तो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ में एक क्वेश्चन लिखता हूं, अभी देखना ध्यान से। कोई कंपनी है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, एग्जांपल मान लो, मैंने एग्जांपल फर्स्ट ये बनाया। मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने एक इंटरनल यूज के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा। एक कंपनी एक्वायर करती है ए सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कब सॉफ्टवेयर खरीदा है उसने, मान लो मैं मानता हूं 29/1/2019 में उसने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर कहां से खरीदा है उसने, यूएसए से सॉफ्टवेयर खरीदा है, जिसकी कीमत यूएस डॉलर के $1,00,000 है, ठीक है जी, ये है। और जिसका एक्सचेंज प्राइस दिया हुआ है एट रेट ऑफ, मान लो कि 52 रुपीज का मैं इसका रेट लेके चलता हूं, ठीक है जी। ये INR में है एक्सचेंज की, इंडिया का एक रुपया मतलब वो 52 रुपीज इज इक्वल टू $1 है। आपने क्या करता है वो सेलर, प्रोवाइडेड या अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ 5% के हिसाब से उसने ट्रेड डिस्काउंट ये दिया। अब इसके कुछ अलग से और भी खर्चे हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी ये दी है 20%, परचेज टैक्स ये दिया है 10% का परचेज टैक्स मान लेता हूं मैं। उसके बाद एंट्री टैक्स %5 का है, जो कि रिकवरेबल लेटर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको रिकवर किया है बाद में। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ये मान लो 25,000 रुपए की ये आएगी। फिफ्थ पॉइंट मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल फीस है, फॉर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम से ये मान लो कितने की है, 20,000 की ये आई है, ठीक है। आपसे कहता है कंप्यूट द सॉफ्टवेयर कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है जी। ये आपके यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा। अब याद करो कि मैंने जो ये पॉइंट पढ़ाया था आपको, तो ये क्या था, शुरुआत में ही परचेज कॉस्ट के बारे में मैंने बात की थी आपसे। तो ये परचेज कॉस्ट वाला ही पॉइंट हमने करके दिखा देना और हमने यहां पे उसकी कॉस्ट को निकाल देना है। तो मैं निकालता हूं सॉल्यूशन इसका। लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड करना चाहो तो लिख सकते हो
नहीं तो मैं यहीं पर ही काम इसका स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है जी, लिखोगे परचेज प्राइस, हमने क्या करना था, नेट ऑफ डिस्काउंट लेना था। तो मेरे को बताओ नेट ऑफ डिस्काउंट जब आप लोगे तो 1 लाख के थे और 5% डिस्काउंट था, तो 1 लाख का 5% कितना होगा सर, 5,000 होगा। तो माइनस कर दो तो आपके पास कितने का आएगा, ये 95,000 का आपके पास ये आएगा। तो 95,000 इंटू में $1 की कीमत कितने की थी सर, 52 रुपीज की कीमत थी। तो आप इसकी टोटलिंग करोगे 4940 का ये आ जाएगा। क्लियर है बात। इसके अंदर आप क्या करो, इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ दो, इंपोर्ट ड्यूटी एट रेट ऑफ कितना परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी आपके पास है, 20% की इंपोर्ट ड्यूटी है। तो ये 20% की इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ के बताओगे तो ये कितने का आएगा, ये आपके पास बोलो फटाफट, ये आएगा 20% किस वैल्यू का, 494000 का 20% आप करते हो तो ये आएगा 9888 का 988000 का आपके पास ये आ जाएगा। बोलो जी ठीक बात है। इसको जोड़ दोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, लैंडेड प्राइस ये आ जाएगा, जो कि कितने का आएगा, 592800 का ये आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर आपने जो कुछ टैक्सीज वगैरह कुछ थे, जैसे कौन से थे ये टैक्स, आपके परचेज टैक्स थे, जैसे वैट वगैरह भी कुछ हो, जीएसटी टाइप कुछ भी हो, तो परचेज टैक्स जैसे लाइक जीएसटी मान लेता हूं मैं, एट रेट ऑफ 10% का ये। अब 10% किसका लगेगा, 10% लगेगा लैंडेड प्राइस का। तो लैंडेड प्राइस कितने का, 592800 का 10% कर दो तो ये आएगा 592800 का, आपने ये कर दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर एंट्री टैक्स को आप छोड़ो, ये क्या आएगा, इंस्टॉलेशन और प्रोफेशनल के बारे में, इंस्टॉलेशन प्लस में ये प्रोफेशनल फीस इकट्ठा लिख दूं, 25,000 की ये थी, 20,000 का ये था, टोटल आप कर दो तो आपके पास ये कितने का, 45,000 का। इसकी टोटलिंग कर दो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाएगी, जो कि कितने की आएगी, ये आएगी आपके पास 65,68,000। कैलकुलेशन आप एक बार चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप इसको एक बार चेक जरूर करना। लो जी, तो ये आपके पास क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ये आ जाएगी। लो जी, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आप ये क्वेश्चन आराम से इस तरीके से कर सकते हो। बोलो जी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। मैं आपके साथ में एक एग्जांपल और भी लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, मान लो एबी लिमिटेड कोई कंपनी है, वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है और वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए उसने अपने रिसर्च के ऊपर कुछ, ये प्रोजेक्ट है उसका, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च के ऊपर खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, मान लो कि उसने 20 लाख रुपए कहां करे हैं, उसने रिसर्च के ऊपर खर्च कर दिए हैं। ठीक है बात। और इन्होंने अनुमान लगाया कि क्या नाम है, मार्केट कंडीशन कुछ ऐसी है कि मैनेजमेंट कम टू कंक्लूजन दैट द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, मतलब कि जो इसका रिसर्च की और रिसर्च में कंक्लूजन निकल के आया क्या, कि मैनेजमेंट केम टू द कंक्लूजन दैट क्या है, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड and sold in the markets for the next 10 years, कि 10 साल तक
हम इस प्रोडक्ट को ना तो मैन्युफैक्चर करेंगे और ना ही नेक्स्ट 10 ईयर्स 10 साल तक ना इस सामान को बनाएंगे और ना इस सामान को हम सोल्ड करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है आपके पास तो इसके अंदर, तो रिसर्च फेज के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो रिसर्च फेज के अंदर कोई भी खर्चा आपने इनकर्ड किया है तो उस खर्चे को कहां पर भेज देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भेज देना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका, तो देखो, एज पर एएस नंबर 26 intangible assets whenever any expenses incurred and such research is not giving results, then such expenses should be written off in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कर दोगे आप, उसको रिटर्न ऑफ कर दोगे। इन द गिवन केस AB Limited incurred rupees 20 lakh on research and development phase up to, जो भी डेट होगी, मान लो डेट है तो आप इसकी यहां पे डेट लिख दोगे, बट its product cannot be manufactured and sold, hence expenses should be written off in profit and loss account. The company cannot defer its expenditure on research. तो आप इसका जवाब इस तरीके से भी लिख सकते हो। बोलो जी, ठीक है बात। तो इस तरीके से आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं आपके बुक्स के अंदर, आप आराम से उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कीजिए। अगर कोई डाउट्स रहता है तो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया अपना, तो उस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन के फोटो क्लिक करके भी हमारे पास भेज सकते हैं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी आपको रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले एएस के साथ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। बाय बाय।